कि आप किसी कलाकार को साइन करने गए हैं और उसने कहा बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, चलो मैं ही इसे प्रोड्यूस कर लेता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 10 साल में आप रणबीर कपूर को छोड़ दीजिए, कितने बड़े स्टार बने। मेरे लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल रहमान से भी बढ़कर आनंद बख्शी। तो करण जौहर जैसे लोगों को उन्होंने सीधा निशाने पर लिया कि भाई तुम कर क्या रहे हो। नमस्कार दोस्तों, सुभाष घई साहब जो बॉलीवुड के शोमैन कहे जाते हैं, उन्होंने बॉलीवुड की बड़ी तबीयत से पोल खोली है और एक एक बात ऐसी खोल कर रख दी है कि उसके बाद बॉलीवुड को अब अपना मुंह कहीं छिपाना पड़ेगा, क्योंकि सुभाष घई जो बोल रहे हैं उसको सुनने के बाद आपकी आंखों में अगर जरा सी भी शर्म होगी तो आपकी आंखें नीची हो जाएंगी, और खासकर तब जबकि आप उस इंडस्ट्री के बारे में सच सुन रहे हो जो इस इंडस्ट्री से आपकी पहचान है, जिससे आपकी रोजी रोटी चलती है। सुभाष घई का इंटरव्यू हमने देखा कोमल नाहटा जी के साथ, ये शायद एक आध हफ्ते पहले आया है। मैंने और रवि जी ने आपस में चर्चा की और आज हम दोनों अपनी बातचीत के दौरान उसी इंटरव्यू में सुभाष घई साहब ने जो सच बोला है, जो बहुत ही कड़वा सच बोला है, उसके आधार पर हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि इस समय जो बॉलीवुड अपनी दुर्दशा को झेल रहा है, असल में उसके जिम्मेदार कौन लोग हैं और कौन वो लोग हैं जो बॉलीवुड की इस खराब हालत के जनक कहे जा सकते हैं, जिन्होंने जन्म दिया है। बहुत बहुत स्वागत है रवि जी आपका। शुक्रिया उज्जवल जी, आपका भी स्वागत है इस बातचीत में। तो जहां एक तरफ फिल्मों का बजट बढ़ा, रुपए की कीमत गिरी, फिल्मों का बजट बढ़ा, चीजें महंगी हुई, लेकिन उसके साथ जो उसमें एक्टर का परसेंटेज है वो बढ़ गया, सितारों को मिलने वाली फीस मोटी हो गई और उस मोटी फीस के बोझ तले आज बॉलीवुड की कमर टूट चुकी है और बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है अपनी कमर तुड़वाकर एक कोने में बैठी हुई है। करण जौहर जैसे लोग अपनी अपनी कंपनी का आधा हिस्सा दूसरों को बेच रहे हैं और किसी तरह अपना घाटा पूरा करने की कोशिश में है, लेकिन जो कमर टूटने की वजह है उसको अभी भी एड्रेस नहीं किया गया है। यह सुभाष घई साहब का कहना था। आप कैसे देखते हैं रवि जी इसको? बिल्कुल उज्जवल जी, जो आपने बातें कही है वो तो घई साहब ने कही हैं। ये इंटरव्यू हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, मैं सबसे पहले इसके बारे में कहना चाहूंगा। दरअसल एक लंबे अरसे के बाद, और मतलब हाल फिलहाल के सालों में तो शायद सुभाष घई अकेले इस फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर हैं जिन्होंने ईमानदारी से, इतनी ईमानदारी से बॉलीवुड के बारे में, बॉलीवुड का जो आज का कल्चर है उसके बारे में बातें। उन्होंने बहुत ईमानदारी से कहा कि जिस तरह से बॉलीवुड का वर्क कल्चर बदला पिछले 20 सालों में, मैंने फिल्म बनाना जो है मेरे मन से उतर गया, मैंने अपने आप को जो है बैकग्राउंड में डाल दिया, पीछे डाल दिया, मैंने फिल्में बनाना जो है जो बतौर डायरेक्टर वो मैंने बंद कर दिया। इतनी ईमानदारी से एक आदमी का स्वीकार करना, जिसको की फिल्म इंडस्ट्री का शोमैन कहा जाता था राज कपूर के बाद में, वो कह रहा है कि जिस तरह का माहौल यहां पर बन गया कॉर्पोरेट्स के आने के बाद, खास तौर पर जिस तरह से सिनेमा जो है बनाया जा रहा था वो बदला, उसका मैकेनिज्म बदला, उसका मैथमेटिक्स बदला, उसने इतना निराश किया जो लोग सचमुच सिनेमा से प्यार करते थे। यहाँ सिनेमा से प्यार करने की बात है। घई साहब ने भी कहा ये चीज कि भाई लगता ही नहीं था जब इन नए लोगों के साथ में, जो ये लोग नए तरह से सिनेमा बनाने का एक नया ढांचा तैयार कर रहे थे, कि ये सिनेमा को प्यार करते हैं। लग रहा था कि ये सिनेमा को पूरी तरह से बिजनेस में बदलने आए हैं और बल्कि बदल दिया है। तो बोले सिनेमा से प्यार करना अलग चीज है और सिनेमा का बिजनेस करना अलग बात है। ये बिल्कुल इन दोनों बातों के बीच में ये भी है कि सिनेमा जो है उससे आप प्यार करते हैं कला की तरह, और वो बिजनेस भी, बीच के रास्ते पर चीजें चल रही थी। लेकिन पिछले 20 सालों में जिस तरह से पूरा एक नया तौर तरीका आया काम करने का, उसने सिनेमा को एक तरीके से उसके धीरे धीरे जो प्राण खींचना शुरू कर दिए, आज उसको मरने की हालत में लाकर छोड़ा है। तो इसलिए जितनी इंपॉर्टेंट बातें सुभाष घई साहब ने इस इंटरव्यू में कही है, उतनी किसी एक इंटरव्यू में किसी इंपॉर्टेंट पर्सन के द्वारा बॉलीवुड के इससे पहले नहीं कही गई थी। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बॉलीवुड को लेकर जो है, बॉलीवुड के पिछले 20 सालों के वर्क कल्चर को लेकर जो बड़े बड़े बदलाव आए उनको लेकर जिस तरह की बातें सुभाष घई ने, एक बड़ी पर्सनैलिटी ने एक ही जगह पर बोली है, वो शायद रेयर है और इसलिए ये इंटरव्यू इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने नहीं सुना हो तो हम कहेंगे कि उनको ये इंटरव्यू जो कोमल नाहटा साहब के जो यूट्यूब चैनल है गेम चेंजर, उस पर आया है, जरूर देखना सुनना चाहिए। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं तब भी,
वरना अगर आप सिनेमा को प्यार करते हैं तब। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू। देखिए यहां पर एक और बात समझनी होगी कि उन्होंने ये भी कहा कि पहले हम किसी कलाकार को साइन करने जाते थे तो इसलिए जाते थे कि भाई उस रोल के लिए वो सूटेबल है, लेकिन फिर क्या होने लगा कि आप किसी कलाकार को साइन करने गए हैं और उसने कहा बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, चलो मैं ही इसे प्रोड्यूस कर लेता हूं। तो दो चीजें होती हैं दोस्तों, एक तो होता है कि मैं सिनेमा से प्यार करता हूं, मैं आउट ऑफ पैशन इस फिल्म को बनाना चाहता हूं, मैं इतना कन्विंस्ड हूं इस कहानी से कि इसे कहा जाना चाहिए और मैं इसके लिए तन मन धन लगा देना चाहता हूं। और एक होता है कि यार बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, हम इस पे पैसा लगा देते हैं। तो आपका जब पैशन नहीं होता, आप सिर्फ उसको एक पैसे वाले प्रोजेक्ट की तरह डील करने लगते हैं, और इसलिए क्योंकि आप स्टार हैं, एक्टर हैं, क्योंकि आपके पीछे की जेब में पैसा पड़ा है, आप निकाल के फेंक सकते हैं, इसलिए आप कहते हैं चलो मैं बना लेता हूं। तो फिर आप ये सोचिए कि आप कितने सारे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। फिल्म बनाना एक टीम वर्क है, और फिल्म बनाना टीम वर्क इसलिए भी है क्योंकि इस फिल्म बनाने की विधा ऐसी है कि कोई भी एक अकेला व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सब कर ले। आप बहुत अच्छे डायरेक्टर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं, पर आपको म्यूजिशियन चाहिए, म्यूजिक डायरेक्टर चाहिए, आपको सिंगर चाहिए, आपको एक्शन मास्टर चाहिए, आपको कोरियोग्राफर चाहिए, आपको सिनेमेटोग्राफर चाहिए, आपको अच्छा एडिटर चाहिए, आपको अच्छा साउंड मिक्सर चाहिए, आपको अच्छा बैकग्राउंड स्कोर करने वाला चाहिए। और किसी भी एक व्यक्ति में इतनी ताकत नहीं कि वो सारे काम कर ले, इसलिए टीम वर्क होता है। जब सारे टीम वर्क मिलकर बैठते हैं साथ में, तब ऐसे प्रोडक्ट निकलते हैं जिनको लोग बरसों बरस याद करते हैं। एक गाना भी जब पहले रिकॉर्ड होता था तो 100 पीस ऑर्केस्ट्रा लगता था। किशोर दा के जमाने की बात कर रहा हूं मैं, आर.डी. बर्मन के जमाने की बात कर रहा हूं। इतने सारे लोग एक साथ जब बैठकर उस संगीत को बनाते थे तो वो संगीत बनता था जिसको आज हम 60 साल बाद, 70 साल बाद भी सुनकर कहते हैं कि वाह क्या गाना बनाया है उस जमाने में, जबकि रीटेक के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता था। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको। सुभाष घई साहब इसमें ये कहते हैं कि आज इस पूरे फिल्म इंडस्ट्री को पैसा गवर्न करने लगा है। यानी आप एक कहानी जब सुनाने चलते हैं तो आप उसको बड़ा बनाने के लिए आप उसमें अच्छी प्रोडक्शन वैल्यू लगाएं, अच्छे एक्टर लाएं, बढ़िया लाइटिंग करें, उसकी प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ाएं, उसकी लोकेशन अच्छी हो, उसका म्यूजिक अच्छा हो, उसके डायलॉग राइटर अच्छे हो, उसकी एडिटिंग बहुत क्रिस्प हो। उसकी जगह आप उसमें थोप देते हैं पैसा। ये फिल्म अच्छी है क्योंकि इसमें लगा है 500 करोड़। आप जुआ खेल रहे हैं टेबल पे बैठकर, आप पत्ते खेल रहे हैं टेबल पे बैठकर, मैंने इतने का दांव लगाया, तू कितने का लगाएगा। आप फिल्म बना रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। तो जब से ये फिल्म बनाना जुआ हो गया, गैम्बलिंग हो गया, एक पैसे का बिजनेस हो गया, तब से फिल्म इंडस्ट्री जो थी गर्त में जाती चली गई। आप सुनार की दुकान पर जाते हैं, ठीक है कि आप पैसा खर्च करके सोना खरीदते हैं, लेकिन क्या सिर्फ पैसे से आप सोना खरीद सकते हैं? अगर वो अच्छा कलाकार नहीं होगा, उसने अच्छा नगीना नहीं बना लगाया होगा, उसमें अच्छा आभूषण डिजाइन नहीं किया होगा, उसमें मजबूती नहीं होगी, कलाकारी नहीं होगी, तो क्या आप उसका पैसा देकर आएंगे? आप उसका पैसा देते हैं इस बात का कि उसमें कलाकारी है, लेकिन यहां बिना कलाकारी देखे बस कुछ बड़े बड़े नाम आपने लिए। अभी बाशु भगनानी ने एक फ्लॉप फिल्म बनाई थी, मैं तो उसका नाम भी भूल गया, बड़े मियां छोटे मियां, जो उन्होंने नाम भी पिछली 90s की हिट फिल्म से निकाला था कि शायद उस वजह से वो फिल्म चल जाए। वो फिल्म उन्होंने पूरी की पूरी इसलिए बना दी कि लोग टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार को एक फ्रेम में देखकर खुश होंगे। मुझे तरस आता है ऐसे लोगों की अकल पर जो ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आ जाते हैं कि हम ये दो नाम एक स्क्रीन में खड़ा कर देंगे। अरे आप फोटो फ्रेम बना लो ना अपने घर में, आप अपने घर में इंस्टाग्राम का वीडियो बना लो दोनों को साथ में लेके, लोग उसको देख लेंगे, उसकी रील हिट हो जाएगी। ऐसे फिल्म नहीं बनती, ऐसे सिनेमा नहीं बनता। उन लोगों को उन्होंने सीधे एड्रेस किया है, और आज वही लोग अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारकर बैठे हैं। कैसे लोग? करण जौहर जैसे लोग, जिन्हें आज अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए या तो कोई अवार्ड फंक्शन होस्ट करना पड़ता है, या किसी को कॉफी पे बुलाना पड़ता है, या किसी वैक्सीन वाले को अपनी कंपनी बेचनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपने इतने गलत डिसीजन लिए हैं, और आप आज भी डिसीजन लिए जा रहे हो। मतलब इब्राहिम अली खान का तो लोगों ने क्या मजाक बनाया है, क्या कूड़ा पिक्चर आपने बनाई है, क्या आपकी बारात निकली है सोशल मीडिया पर। पिंकी रोशन तक ने लिख दिया आपके इंडस्ट्री के लोगों ने कि आप कर क्या रहे हो, और आप जाकर दूसरी जगह रोना रोते हो कि जी मैंने पैसे ज्यादा दे दिए, नेपोकिट तो उतनी ओपनिंग नहीं लाते हैं। तो आपको किसने लिख कर दिया था? डॉक्टर साहब ने पर्चे पे लिख के दिया था कि आप नेपोकिट्स को लॉन्च करना। तो करण जौहर जैसे लोगों को उन्होंने सीधा निशाने पर लिया है कि भाई तुम कर क्या रहे हो।